गुड मॉर्निंग, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सोचें कि अगर हमें कहीं इंजरी हो जाए और हमारे सारे ब्लड बाहर निकल जाए तो हमारे साथ क्या होगा। वो कौन सी सेल हैं जो हमारे एक्सेस ब्लड लॉस को कंट्रोल करती हैं और हमारे जीवन को बचाती हैं। वो कौन सी सेल हैं जिनके बढ़ जाने से ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक की समस्या बनी हो सकती है। वो कौन सी सेल हैं जो डेंगू जैसी बीमारी में कम हो जाती हैं और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कभी कभी हमारे नोक से ब्लड आने लगता है, हमारे मसूड़ों से भी ब्लड आने लगते हैं, एक्सेसिव ब्लड लॉस होने लगता है। वो कौन सी सेल हैं जो हमारे लिए सहयोगी की भूमिका में होती हैं। आज हम उन्हीं सेल्स की बात करेंगे। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे ऐसे सेल्स की जो सीरियस इंजरी में हमारी जान बचाती हैं, एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से हमें रोकती हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, इसमें ल्यूकोसाइट्स या WBC के बारे में बात की थी। फिर हमने पहले लेक्चर में हमने प्लाज्मा की बात की थी, दूसरे लेक्चर में हमने WBC या ल्यूकोसाइट्स की बात की थी और तीसरे लेक्चर में हमने इरिथ्रोसाइट्स या RBC की बात की थी। उस लेक्चर में हमने हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या जो भी ब्लड है वो कहाँ बनता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो इरिथ्रोसाइट्स या RBC के लेक्चर को ज़रूर देखें, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हमारी स्टेम सेल, जो बोन मैरो के अंदर हमारी स्टेम सेल पाई जाती हैं, जिसके अंदर प्लूरिपोटेंसी की क्षमता होती है और वो हमारे ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स या प्लाज्मा और सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं कि ये वो कौन सी सेल हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन सेल्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। सेल्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या इसी को हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। अक्सर आप ब्लड प्लेटलेट्स का नाम जरूर सुने होंगे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक टेस्ट लिखता है CBC। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या है या थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, इसको आज हम लोग जानेंगे। इसकी कमी से क्या होता है और जब हमारे शरीर में इसकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है। इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए। तो ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स को हम बिंबाणु हिंदी में कहते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका लिखता है CB एक टेस्ट लिखता है। जिस तरह से हमने बात की थी TLC DLC की बात की थी, उसी तरह से एक CBC टेस्ट भी होता है। CBC को हम कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी कहते हैं। वो डॉक्टर उसकी मदद से जान लेता है कि आपके बॉडी के अंदर जो कंप्लीट ब्लड है वो कौन कौन से टाइप्स के जो कंपोनेंट हैं वो कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो उसमें प्लेटलेट्स का भी काउंटिंग किया जाता है। तो देखा जाता है कि प्लेटलेट्स बढ़े हैं या घटे हैं, उसके अनुसार फिर डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन करता है। तो जहाँ तक प्लेटलेट्स के पाए जाने की बात है, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ मैमल में पाए जाते हैं। जो मैमेलियन है उन्हीं में ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी है। संख्या की जहाँ तक बात है आप नोट कर लीजिएगा। कुछ डाटा हमने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो शॉर्ट में हो सके। तो नंबर में आप देखिए 2,50,000 प्रति ml ये होती है इसकी नॉर्मल रेंज, मतलब पाए जाने की संभावना। और नॉर्मल रेंज अक्सर देखा जाता है
कि एक 1.5 to 3.5 लाख पर mm³। तो ये डाटा आप याद रखिएगा। जहां तक साइज की बात हम करेंगे प्लेटलेट्स की, तो साइज इनकी जो है 2.4 माइक्रोमीटर होती है। आ जाइए हम शेप की बात करते हैं। तो इसके पहले आपने देखा था कि शेप की जो हमने बातें की थी, जैसे एरिथ्रोसाइट्स की बात किया था, आपको याद होगा कि मैमल के केस में एरिथ्रोसाइट का शेप क्या होता है, किस तरह का होता है, याद करिए। वहां हमने आपको बताया था कि बाई कॉनकेव होता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो शेप होती है वो बाई कॉन्वेक्स होती है और ये डिस्क लाइक होती है, याद कर लीजिएगा, डिस्क लाइक। ये बनती कैसे है? मेड बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ गेंट सेल कॉल्ड एट मेगा कैरियोसाइट्स। ये बहुत बड़ी जो सेल होती हैं मेगा कैरियोसाइट से बनती हैं। इसके पहले वाले एरिथ्रोसाइट वाले लेक्चर आप जा कर के जरूर देखें, उसमें हमने डिटेल बताया है कि किस तरह से स्टेम सेल जो प्लूरिपोटेंसी रखती हैं उनकी मदद से ल्यूकोब्लास्ट के माध्यम से ल्यूकोसाइट्स का निर्माण होता है। वहां हमने ये भी बताया है कि किस तरह से मेगा कैरियोसाइट्स के माध्यम से ये ब्लड प्लेटलेट्स भी बनती हैं। तो जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे होंगे उस लेक्चर को जाकर के आप जरूर देखें। तो आइए देखते हैं, थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं कि ये हमारी जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये क्या हैं और कैसे ये बनाती हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर हमने देखिए ड्रा किया है, ये है मेगा कैरियोसाइट्स। आप जानते हैं कि जो स्टेम सेल होती हैं, जो हमारी जो बोन मैरो है, और स्पेशली हमने बोन मैरो के बारे में बताया था कि बोन मैरो जो हड्डियां हैं, जो हड्डियां हमारी लंबी हड्डियां हैं, उन लंबी हड्डियों के सिरों पर जो स्पॉन्जी चीज़ें पाई जाती हैं, स्पॉन्जी होती हैं, उन्हीं के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं, और उन स्टेम सेल से हमारे ब्लड का निर्माण होता है। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि किस तरह से बीच में जो है वो बोन मैरो रेड नहीं रह करके येलोइश होती हैं, और फिर जैसे आवश्यकता पड़ती है, चोट वगैरह लगती है तो कन्वर्ट हो जाती है रेडिश बोन मैरो में। तो रेड बोन मैरो में हमारी ये चीज़ें बनती हैं। तो आइए देखते हैं, हमने वहाँ बताया था आपको कि इसमें इसके जो अंदर स्टेम सेल होती हैं वो प्लूरिपोटेंट होती हैं। कहने का मतलब उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ल्यूकोब्लास्ट करके या एरिथ्रोब्लास्ट करके डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है वो बना लेती हैं, इसीलिए इनको प्लूरिपोटेंट भी कहते हैं। तो आप देखेंगे प्लूरिपोटेंट में हमने आपको बताया था कि मेगा कैरियोब्लास्ट के माध्यम से मेगा कैरियोसाइट्स बनती हैं। और आइए देखते हैं कि ये मेगा कैरियोसाइट्स कैसे दिखती हैं। ये देखें तो ये मेगा कैरियोसाइट्स का ये फिगर है। इसको आप देख रहे हैं कि मेगा का मतलब होता है बड़ा, और कैरियन का मतलब जानते हैं न्यूक्लियस, और साइट्स में सेल, ऐसी सेल जिसके अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। आप देख रहे हैं कि सेल के अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। अब मेगा कैरियोसाइट क्या करती हैं? ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इनका जो है फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब ये टूटती हैं, और जब ये टूटती हैं तो इन्हीं के टूटने से, आप यहाँ देखें, इन्हीं के टूटने से ये स्मॉल जो है फ्रैगमेंट आपको मिल रहे हैं, और इन्हीं फ्रैगमेंट को हम जो है ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, यानी बिंबाणु कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इन ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बात जरूर आप नोट कर लीजिएगा कि ये भी पूछता है कि ब्लड प्लेटलेट्स किसके फ्रेगमेंटेशन से बनती हैं, किसके टूटने से बनती हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से बनती हैं। इसमें अब मेगा कैरियोसाइट में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है, लेकिन इनके अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने कुछ चीजें रखी है जो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इसमें न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है। न्यूक्लियस नहीं है ये, इसके अंदर जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का
पिगमेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स है ये नेचुरल बैंडेज का काम करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन आप याद कैसे रखेंगे, ये दिमाग में बैठेगा कैसे ये सब? जनरली आप देखते हैं कि कहीं हमको कट लगती है तो थंब का मतलब होता है अंगूठा, हम तुरंत अंगूठे को लगाते हैं। तो कटने से याद रखिएगा थंब, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और एक बात और याद रखे होंगे, दिमाग में रखे होंगे, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, ज़्यादा कट जाता है तो पट्टी बांधते हैं। तो पी से प्लेटलेट याद रखिएगा, पट्टी, प्लेटलेट्स मतलब पट्टी बांधना, और थंब। तो ये है याद करने का तरीका। प्लेटलेट्स को आप पट्टी से याद रखिएगा कि मतलब जब हमको चोट लग जाती है तो हम पट्टी बांधते हैं जिससे हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, या कहीं माइनर इंजरी हो जाती है तुरंत हम अंगूठा लगाते हैं। तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स याद रखिएगा, और या कट जाता है तो हम पट्टी बांधते हैं, तो ब्लड प्लेटलेट्स याद रखिएगा। तो ये दो टर्म आप याद रखेंगे तो ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट आपको याद हो जाएगा। अब आइए, मैं बात कर रहा था ये मेगाकैरियोसाइट्स की बात। तो फ्रेगमेंटेशन से ये ब्लड प्लेटलेट्स बन जाते हैं, और ये ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर हमने आपको बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इस चित्र को आप ड्रा कर लीजिएगा, इसमें देख रहे हैं आप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर हम इन ब्लड प्लेटलेट्स के साइज को देखना चाहें ये किस तरह का दिखती हैं, तो आप देखेंगे कि ये कंट्रक्टाइल होती हैं, मतलब संकुचनशील होती हैं, राउंडेड हो सकती हैं या ओवल हो सकती हैं। और हमने इसकी साइज के बारे में बात की, कॉनकेव के बारे में, कॉन्वेक्स सिटी के बारे में बात किया, और हमने देखा कि किस तरह से ये मेगाकैरियोसाइट्स के माध्यम से हमारी ब्लड प्लेटलेट्स बन जाती हैं। अब हमने ब्लड प्लेटलेट्स को देखा कि ये बन जाती हैं, तो हमारे बॉडी में इनका फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं इनके फंक्शन को। तो फंक्शन का मतलब है जैसे कहीं से हमारे जो धमनियां हैं उनमें या सिराओं में जो है ब्लड हमारा बह रहा है और कहीं कट लग गई तो वहाँ से ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो उस ब्लड को क्लॉटिंग में ये मदद करती हैं। आइए देखते हैं कैसे करती हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर ये ब्लड प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ अगर कट हो गया तो ये प्लग जैसे यहाँ आकर के प्लग के रूप में यहाँ पे काम करती हैं, जिससे हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है। तो इसी प्लग जैसे काम करने को, इसीलिए इसको थ्रोम्बस भी कहा जाता है। अब हम आइए देखते हैं कि कंट्रोल कैसे होता है। ये ब्लड प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में कितनी होती हैं, संख्या हमने जान लिया, और इनकी कंट्रोलिंग कैसे होता है। तो एक चीज़ हमने आपको बताया था कि जैसे आरबीसी में बताया था, आप याद करिए कि आरबीसी का बनना किसके माध्यम से कंट्रोल होता है, याद करिए। हमने आपको बताया था उस आरबीसी वाले लेक्चर में जाकर देखिएगा कि इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है जो हमारी किडनी से रिलीज होता है, जो आरबीसी के मैन्युफैक्चरिंग में उस पर कंट्रोलिंग करता है, कितनी बननी है इस पे उसका नियंत्रण होता है। ठीक इसी तरह से ये थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स का बनना भी कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो एक्सेस ब्लड प्लेटलेट्स बन गए या बहुत कम ब्लड प्लेटलेट्स बन गए तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसकी भी कंट्रोलिंग होती है, लेकिन बात इतनी ही है, इसको नोट कर लीजिएगा कि इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइटिन। वहां हमने चूंकि इरिथ्रोसाइट्स था इसलिए हमने आपको बताया था कि इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय द किडनी। लेकिन यहां पे इरिथ्रोपोइटिन की जगह पे थ्रोम्बोपोइटिन है, लेकिन ये कंट्रोल हो रहा है, याद रखिएगा, हमारे लीवर से। ये हमारी जो लीवर सेल होती हैं इसको स्टिमुलेट करती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताता चलूं ही आपको कि अगर एक
ब्लड प्लेटलेट्स की अगर आप देखें आप कि मतलब कितने आरबीसी में एक ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, तो लगभग 20 आरबीसी अगर मिले तो एक ब्लड प्लेटलेट्स आपको मिल जाएगा। और एक बार और बताता चलूँ कि अगर हम एक ड्रॉप ब्लड ले लें, सपोज कर लीजिए, तो एक ड्रॉप ब्लड में नियर अबाउट 10,000 ब्लड प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, और कंट्रोलिंग की बात मैंने की। अब हम बात करते हैं कि ये इनका लाइफ स्पान कितना होता है, इनकी जीवन अवधि कितनी होती है, ये कितना दिन जिंदा रहते हैं। तो इनकी जीवन अवधि जो है 1 हफ्ते की होती है, 7 डेज याद रख लीजिएगा। तो 7 दिनों तक के ये मेहमान होते हैं। अब 7 दिनों के बाद इनका भी डिस्ट्रक्शन होना है, इनका भी अंत होना है। तो आप जानते हैं कि इनका डिस्ट्रक्शन जो है, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन या आरबीसी का नष्ट होना आपने पढ़ा था कि स्प्लीन में होता है। तो ठीक इसी तरह से ये स्प्लीन हमारा जो कब्रगाह है आप जानते ही हैं, तो उसी तरह से स्प्लीन के अंदर इनका भी डिस्ट्रक्शन होता है। उसके अंदर मैक्रोफेजेज होती हैं और मैक्रोफेज उनको डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। अब एक बात और बताता चलूं आपको कि 1/3 1/3 ब्लड प्लेटलेट्स स्टोर्ड इन स्प्लीन, याद रखिएगा। जिस तरह से हमने देखा था कि ब्लड हमारा स्टोर रहता है स्प्लीन में इमरजेंसी के केस में, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तो तत्काल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आकर के हमारे ब्लड की पूर्ति कर देता है, ठीक इसी तरह से ब्लड प्लेटलेट्स जो है ये स्प्लीन में स्टोर होती हैं इन फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी के केसेज में ये स्टोर रहती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ब्लड को जैसे डोनेट किया जाता है, ब्लड डोनेशन होता है, ठीक इसी तरह से आप ब्लड प्लेटलेट्स भी डोनेट कर सकते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स कब डोनेट किया जाता है? जैसे कोई मरीज बहुत सीरियस इंजरी हो गई, उसको बहुत सीरियस इंजरी हो गई या सर्जरी हो गई, तो उस स्थिति में उसके लिए समस्या बन जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, ब्लड ले लेते हैं और उस ब्लड से जो है मशीन रहती है सेंट्रीफ्यूजन उसका करके, और प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं और प्लेटलेट्स को निकाल लेते हैं। और फिर जो आपका रिमेनिंग ब्लड कंपोनेंट है, रिमेनिंग जो ब्लड है, वो आपके एक हाथ से निकालते हैं, दूसरे हाथ से वेन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं, उन्हें डाल देते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स डोनेशन भी होता है। तो सीरियस इंजरी के केस वाले पेशेंट के लिए ब्लड प्लेटलेट्स का डोनेशन होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि ये जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, और इनकी संख्या घट जाती है तो क्या होता है। जैसे इसके पहले हमने बताया था कि आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए और घट जाए तो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे बॉडी के अंदर इनकी संख्या बढ़ गई तो बढ़ने की बात, जैसे हमने आपको इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बताया था, तो इसी तरह से यह भी जो है बढ़ जाते हैं। तो अब चूंकि ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट है, ल्यूकोसाइटोसिस वहाँ हमने बात की थी, इरिथ्रोसाइटोसिस बात की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो जब हमारे बॉडी के अंदर इनकी संख्या नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। और इस थ्रोम्बोसाइटोसिस में आप क्या देखेंगे कि समस्या बढ़ जाती है। समस्या ये हो सकती है कि इनकी संख्या बढ़ जाने के कारण बोन मैरो डिसऑर्डर हो जाता है। ये क्यों होता है, बढ़ता क्यों है? बोन मैरो डिसऑर्डर, आप जानते हैं डिसऑर्डर,
कि हमारी बोन मैरो ही जो है स्टेम सेल जो पाई जाती हैं वही सारी चीज़ों के बनने के लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर उनमें कहीं कोई डिसऑर्डर आ गया, विकृति आ गई, तो भी हमारे अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड की क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। अगले लेक्चर में हम ब्लड क्लॉटिंग को जानेंगे कि किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो अगर आप स्वयं सोचें कि अगर थ्रोम्बोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या हो सकता है। अब हमारा जो है ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और साथ ही साथ हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जैसे HIV है उसका या इन्फेक्शन उन स्टेजेस में भी इस थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं हमारे शरीर के अंदर। अब हम जानते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जब इनकी संख्या हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो एक शब्द हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पीनिया। पीनिया का मतलब होता है पी लेना, यानी कम हो जाना। तो जब इनकी संख्या काउंट जो है कम हो जाती है तो इसको थ्रोम्बो, जैसे वहाँ हमने बताया था ल्यूकोसाइटोपीनिया, तो उसी तरह से ये होता है थ्रोम्बोपीनिया। तो थ्रोम्बोपीनिया हो गया। तो आप इस थ्रोम्बोपीनिया में क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि जब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। थोड़ा सा कहीं कट लग जाएगा तो पता चला सारा ब्लड बाहर निकल गया, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ लोगों के नाक में से खून निकलने लगता है, नोज ब्लीडिंग हो जाएगी, नाक में से खून आने लगेगा। इसी तरह से कई बार आप देखेंगे कि स्किन डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। तो जैसे स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते उसमें पड़ जाते हैं तो वहाँ एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। और एक बात और आप देखे होंगे कि एक बीमारी अक्सर आप सुने होंगे, डेंगू। तो इस डेंगू में इस ब्लड प्लेटलेट्स की काफ़ी मात्रा जो है काफ़ी कम हो जाती है, जिसके वजह से समस्या आती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन में एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। हमारे मसूड़े जो हैं, हम ब्रश जैसे करते हैं तो वहाँ से ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको शॉर्ट में हमने आपको बताया कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या है और इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है और इसका महत्व क्या है। अगर ये ना रहे, थ्रोम्बोसाइट्स ना हो, तो निश्चित रूप से हमारा एक्सेस ब्लड लॉस हो जाएगा। कहीं हमको इंजरी हो जाएगी तो हमारा सारा ब्लड जो है बाहर निकल जाएगा। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि जब हमको चोट लगती है तो वो ब्लड हमारा एक्सेस लॉस नहीं होता है, थोड़ी देर बाद हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है और हम एक्सेस ब्लड लॉस से बच जाते हैं। कमिंग लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है और ये उसका प्रोसेस क्या है। अब हम इसके पहले अभी तक हमने आपको बताया था कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर हमने आपको बताया था शुरुआती दौर में ही कि किस तरह से हमारी ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड कार्पसेल्स हैं। ब्लड कार्पसेल्स में हमने आपको बताया था कि चाहे वो एरिथ्रोसाइट्स हों, ल्यूकोसाइट हों या थ्रोम्बोसाइट हों, ये सारी बातें हमने की। और वहाँ पे हमने एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस किया था, स्पिंडल सेल की बात किया था। स्पिंडल सेल में हमने आपको बताया था कि जैसे हम लोग मैमल हैं, हमारे शरीर में ये ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं जो हमारे लिए एक्सेस ब्लड लॉस को रोकती हैं, उसका काम करती हैं, यानी हमारा एक्सेस ब्लड लॉस नहीं होता है। तो क्या जो अन्य प्राणी हैं एक्सेप्ट मैमल, उनके शरीर के अंदर कट नहीं होता है?
तो उनके बॉडी की रक्षा कौन करता है, तो वहाँ हमने शॉर्ट में आपको बताया भी था, लेकिन एक बार और यहाँ थोड़ी सी बात बताता चलूँ। ये आपके मतलब चैप्टर में डिटेल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको बता दूँ कि जो स्पिंडल सेल्स होती हैं ये ओवल होती हैं या राउंड होती हैं। आप जानते हैं कि इसमें जो है कोई ग्रेन्यूल नहीं होता है, वहाँ हमने आपको बताया था ये जैसे एक ग्रेनुलोसाइट होती हैं उसी जैसी होती हैं, और ये भी जो है ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनमें न्यूक्लियस होता है। तो ये रहा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट थ्रोम्बोसाइट्स एंड स्पिंडल सेल। तो मुझे विश्वास है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमिंग लेक्चर में हम ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है और कैसे हमारी जान बचती है उसके बारे में जानेंगे। और जाते जाते एक बात ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।